लेकिन स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि टीचर्स उसके सामने नहीं है। तो एक तरह से जो बुक या मटेरियल यहाँ पर लिख के दिया जाता है वो बिल्कुल एक शिक्षक का प्रतिरूप होता है। उसको पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि जैसे शिक्षक उसके सामने ही बैठे। कोई भी चीज़, कोई भी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि शब्दों का अर्थ गलत निकल रहा हो या समझने में कठिनाई हो। तो लेखन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और आप सभी लगभग काफ़ी लोग आप में से पीएचडी हैं और काफ़ी आप में से नेट होंगे। तो एक शिक्षक होने का जो भी पूर्ण और एक विषय का जो आपको पूर्ण ज्ञान है वो लगभग काफ़ी हद तक होगा। तो उसी चीज़ को आपको अपने विषय को उस किताब के रूप में ढालना है। और उसके लिए विश्वविद्यालय में एक एसएलएन गाइडलाइन करके एक बुकलेट है जो हर स्कूल में अवेलेबल होगी। उस गाइडलाइन में ये दे रखा है कि किस तरह से हमको वो मटेरियल तैयार करना है। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग ने चूँकि काम भी शुरू कर दिया होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा और आपने मटेरियल भी देख लिया होगा कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको अपनी विषय सामग्री को स्थापित करना है। उसको कैसे लिखना है, क्या चीज़ें, आप कोई सोर्स अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो या तो उसकी रिटन परमिशन हो या कोई ऐसा मटेरियल जो कि लाइसेंस की कैटेगरी में नहीं आता है और उसको आप ले रहे हैं तो जिसने भी वो लिखा है उसका आपको रेफरेंस देना चाहिए। एक रेफरेंस देना एक अच्छी कला होती है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ लिख रहे हैं, रेफरेंस क्यों दें। लेकिन कोई भी चीज़ हम रिसर्च भी करते हैं तो किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं, वो कुछ पहले से है उसी पे ही आगे बढ़ते हैं। तो जो कुछ पहले से है और जिसने किया है उसको एट्रीब्यूट देना और उसको रेफरेंस देना, उसको साइट करना, ये एक अच्छी आदत है। और ये एक तरह से कह लें कि नैतिकता की श्रेणी में भी आता है। तो स्वअध्ययन सामग्री को लिखने के लिए हमारे यहाँ 3 तरह से हम लोग उसको तैयार करते हैं। एक है लेखन सामग्री, फिर उस लेखक या जो लेखन सामग्री है उसको एडिटिंग में भेजा जाता है। एडिटिंग जनरली एसोसिएट या प्रोफेसर लेवल के व्यक्ति करते हैं। फिर उसके बाद वेटर का रोल आता है। वेटर का रोल क्या होता है? वेटर वो व्यक्ति होता है जो कि ये देखता है कि 4 क्रेडिट के लिए जो सामग्री तैयार करी गई है वो उसका वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं है 4 क्रेडिट के हिसाब से, या बहुत कम तो नहीं। तो ये उनका रोल हो गया। लेकिन एक राइटर या एसएलएन राइटर होने के नाते आपका ये रोल है कि आप जो कुछ भी लिखें उसमें सरल शब्दों में, सरल भाषा में जो भी पर्टिकुलर पॉइंट या टॉपिक है उनको सिलसिलेवार धीरे धीरे समझाते हुए एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, इलस्ट्रेशन के माध्यम से वो करते हुए, और 1 या 2 सेक्शन के बाद, 1 या 2 सेक्शन आपने करे उसके बाद हम लर्नर से ये अपेक्षा करते हैं कि उसने 2 सेक्शन में जो कुछ भी पढ़ा है उसको पढ़ने के लिए वो अपनी प्रोग्रेस चेक करे कि उसने जो कुछ भी सीखा उसके ऊपर जो कुछ भी आपने 2 सेक्शन में पढ़ाया उससे संबंधित सवाल आप लिखेंगे। उसको जनरली कुछ स्कूल्स में चेक योर प्रोग्रेस नाम देते हैं, कुछ लोग उसको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज बोलते हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग नॉमेनक्लेचर। उसका उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट जो है वो ये जान पाए कि उसने जो कुछ भी अब तक पढ़ लिया है उससे संबंधित जो सवाल हैं उनका जवाब वो दे पा रहा है। वो सवाल सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस पर्टिकुलर जो टॉपिक को पढ़ चुका है उसको समझने के लिए आप उससे किस किस रूप में सवाल पूछ सकते हैं। फिर अगला सेक्शन स्टार्ट करा आपने वो, और सभी सेक्शंस आपस में उनमें एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कुछ पढ़ा उसके बाद अचानक नया सेक्शन शुरू हुआ तो बिल्कुल भिन्न है। पिछले सेक्शन से अगले सेक्शन की कंटिन्यूटी हो, फिर उस सेक्शन के बाद फिर वही चीज़ हो, फिर आगे के इस तरह से आखिर में जब पूरी यूनिट आप लिख लेंगे, पूरी यूनिट को आप एक समराइज करेंगे समरी की फॉर्म में कि हमने ये पढ़ा, और शुरुआत में आप क्या देंगे कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे।
तो एक सीखना और उसके बाद समरी में ये बताना कि आप ये चीज़ सीख चुके, और सीखने के बाद फिर उस यूनिट से संबंधित आप सवाल देंगे। टर्मिनल, जिसे टर्मिनल क्वेश्चन बोलते हैं, एक्सरसाइजेज बोलते हैं। एक्सरसाइजेज भी आपकी मल्टीपल चॉइस हो सकती है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके भाषा और आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर है कि आप अपना ज्ञान उस यूनिट में और उस सब्जेक्ट में कितना लाते हैं, इस तरह से कि वो सरल भाषा में हो और छात्र को ये लगे कि टीचर सामने बैठा हुआ है, उसके मन में कोई भी सवाल आए तो वो उस पुस्तक को पढ़े तो उसको कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल जाए, इस रूप में लिखना है। मेरे ख्याल से इतना आप लोग, चूँकि 20-25 दिन हो गया है तो इतना मेरे लिए बताना पर्याप्त है। बाकी कैसे एक यूनिट का डेवलपमेंट होता है वो आगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मोटो है वो आगे होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अपने व्यस्त समय से निकाल करके हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए थैंक यू। अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ ओडीएल एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू सर, आपने समय दिया, थैंक यू। कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ ओडीएल एंड लर्निंग सपोर्ट सिस्टम के लिए प्रोफेसर तुषार कुमार, डायरेक्टर स्कूल ऑफ फूड साइंसेज एंड डिप्टी डायरेक्टर सीका को आमंत्रित करता हूँ। बिना औपचारिकता के आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है इस कार्यशाला में, और मैं इसके लिए दिवेश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। इन्हीं का प्रयास है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं। जहाँ तक ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग का सवाल है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ये नई शिक्षा नीति जब भारत में आई 1985 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत जो है हर स्टेट में एक ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई उसी के क्रम में। उससे पहले 1985 में, जब 1986 में आई, 1985 में इग्नू का स्थापना हो चुका था और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी थी इग्नू। उससे पहले जो है हमारा, उससे 1962 में ही आंध्र प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय खोला जा चुका था, प्रथम बार राज्य विश्वविद्यालय के रूप में। बाद में हमारे इग्नू की स्थापना होती है 1985 में। उसी क्रम में ये आप देखेंगे दूरस्थ मुक्त शिक्षा पत्राचार शिक्षा से अलग है। पत्राचार शिक्षा में केवल हम डाक के माध्यम से एसएलएम नहीं रहता, उसमें लर्निंग मटेरियल केवल रहती है, इसमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल होती है। तो उससे थोड़ा अलग है, उसमें केवल डाक की विधा अपनाई जाती है, इसमें सही विधाएं अपनाई जाती है। जो हमारा लर्नर है, लर्नर मतलब शिक्षार्थी, हम लोग छात्र नहीं बोलते अपने यहाँ, जो डिस्टेंस मोड में हम लोग शिक्षार्थी बोलते हैं, इसलिए कि इसमें हर एज के लोग रहते हैं पढ़ने वाले। वो 80 साल का भी स्टूडेंट हमारे यहाँ है, इसमें कोई रेगुलर मोड का स्टूडेंट नहीं माना जाता कि आपको कंपलसरी है यहाँ आना ही है। तो ये अलग विधा है हमारी। तो मुक्त दूरस्थ शिक्षा के संबंध में हम बताना चाहेंगे आपको। एक जो हमारा ये विनियम आया 2000, पहली बार दूरस्थ ओडीएल जो रेगुलेशन यूजीसी ने दिया 2020, ये पहली बार, इससे पहले रेगुलेशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए नहीं था। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो था यूजीसी के अंदर, उसी के अंतर्गत हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी के जितने कार्यक्रम हैं, जो भी हैं, कार्य कर रहे थे। रेगुलेशन 2020 जब ओडीएल का आया ओपन डिस्टेंस लर्निंग का, उसके अंतर्गत अब पूरी जितनी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में 15 यूनिवर्सिटियाँ इस समय ओपन लर्निंग की, उसकी हम बता दें। जैसे अपनी आंध्र प्रदेश में 1982 में, 62 नहीं 82, और इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। उसके बाद कोटा राजस्थान में 1987 में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद बिहार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में, महाराष्ट्र में 1989 में, भोज मध्य प्रदेश में 1991 में ओपन यूनिवर्सिटी बनी, गुजरात में 1994 में बनी, कर्नाटका में 1996 में बनी, और पश्चिम बंगाल में 1997 में बनी। उसके बाद 1999 में अपना ओपन यूनिवर्सिटी यूपीआरटीयू की स्थापना हुई। शुरुआत में हमारी ओपन यूनिवर्सिटी जो है भाड़े के मकान में थी एक तरह से,
पुरानी ताशकंद मार्ग पे हमारा एक जो मुख्यालय होता था 1999 जब बना, साईं बाबा मंदिर उसके सामने था। 2 हमारे शहर में केंद्र थे, एक मनमोहन पार्क पे, एक केपी इंटर कॉलेज है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज उसके पीछे था। बाद में हमारी जब 2009 में राव साहब के समय ना, 2009 में प्रोफेसर नागेश्वर राव जो इस समय इग्नू के वाइस चांसलर है, अपने वाइस चांसलर थे, यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में वहाँ से ट्रांसफर होकर आया। जब अपनी परमानेंट बिल्डिंग बन गई तब से हम लोग यहाँ कार्यशील हैं। हम लोग की ओपन यूनिवर्सिटी बनने के बाद तमिलनाडु में 2003 में, छत्तीसगढ़ में 2005 में, उत्तराखंड में 2005 में, असम में 2005 में, नागालैंड में 2005 में ओडीएल यूनिवर्सिटियों की स्थापना। वस्तुतः भारत में जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को विचार है सर्वप्रथम 1970 में आया। जी पार्थ सारथी की उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और 1975 में उसने रिपोर्ट दिया कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में एक ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। और इसको कार्यान्वयन में बहुत समय लगा। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय इग्नू की स्थापना होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा लर्नर है बाधा नहीं है। हमारे 4 कंपोनेंट हैं इसमें। प्रवेश, लचीलापन है इस ओपन यूनिवर्सिटी का, जो रेगुलर यूनिवर्सिटियों में लचीलापन नहीं रहता। उसका टाइम पीरियड बना हुआ है कि हमको एक टाइम पीरियड में उसी में एग्जाम देना है, उसी में हमें एडमिशन लेना है। हमारे यहाँ बाध्यता इस तरह की नहीं, लचीलापन बहुत ज़्यादा है। हमारा जब भी बच्चा एडमिशन लेता है, जो भी स्टूडेंट, वो जब एडमिशन लेता है, मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, वो 6 साल में अपना पूरा कर सकता है। हमारे यहाँ जो बच्चे फेल नहीं होते, कभी आप मार्कशीट देखेंगे फेल नहीं लिखा जाता, फेल कभी नहीं होता। अनकम्प्लीट रहेंगे, कंप्लीट नहीं, सक्सेसफुली कंप्लीट और कंप्लीट ये लिखा जाता। तो 6 साल के अंदर 3 साल के कोर्स, डबल समय 2 साल का अगर कोर्स है तो हम 4 साल उसको देते हैं समय, तो उसमें पूरा कर सकें। कारण है उसे बीएड चलता है, आप देखे होंगे। बीएड में जितने प्राइमरी टीचर हैं जिन्होंने बीटीसी करके एग्जाम, उनको टीजीटी में अगर प्रमोशन लेना है तो बीएड की यहीं से करना पड़ेगा, रेगुलर मोड में नहीं जा सकते। तो हमारे लर्नर कई टाइप के हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने इसका प्रयास भी किया है। जैसे जेल में जो कैदी हैं सजा याफ्ता, उनको भी हम हमारी यूनिवर्सिटी प्रथम बार दे रही है एजुकेशन। हमारे जेलों में, पूरे प्रदेश के जेलों में हमारा सेंटर है, हर जगह। हमको लगता है इस समय 500 कैदी टोटल हमारे यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं, जो सजा याफ्ता हैं, हमारे यहाँ ले रहे हैं। उसके अलावा ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी हमारे यहाँ एडमिशन है, वो भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। दूसरी, इसके अलावा जो मुक्त में दूरस्थ शिक्षा है, इसमें जो 4 कंपोनेंट हम बता रहे हैं। पहला तो प्रवेश हमारे पूरे सत्र चलते हैं, 2 सेशन चलते हैं, जनवरी और जुलाई सत्र। उसमें दोनों सत्रों में इधर 2 सालों से हमारा जो है एमए और बीए, ग्रेजुएशन और पीजी में जनवरी सेशन में एडमिशन नहीं हो रहा। जनवरी सेशन में हमारे केवल सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी डिप्लोमा अवेयरनेस प्रोग्राम, 4 तरह के कोर्सों में एडमिशन हो रहा है। जुलाई जो सेशन हमारा चल रहा है उसमें सभी में एडमिशन होते हैं पूरे। तो जो पीरियड हमारा, एक तो प्रवेश हो गया। उसके बाद इसका सबसे मुख्य पार्ट है जो एसएलएम, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, हिंदी में से स्व अध्ययन सामग्री कहते हैं। स्व अध्ययन सामग्री का मोटो यही है कि बच्चे जो हैं हमारे, उनके पास टीचर नहीं होता। रेगुलर मोड में जैसे टीचर होते हैं, सामने साक्षात बैठा है, उसे बता रहा है, लेकिन जो इसमें टीचर का जो काम करता है वो एसएलएम करता है। एसएलएम की जो राइटिंग हो इस मोड में की जाती है, उसमें शिक्षक की आवश्यकता न। तो स्व अध्ययन सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे यहाँ जो स्टूडेंट इनरोल हैं उनके लिए। दूसरे, हम सहायता किस रूप में करते हैं स्टूडेंटों की। स्टूडेंट हमारा बहुत दूर बैठा है, पूरे प्रदेश में फैले हैं, हमारे सभी जनपद में हमारे सेंटर है, स्टडी सेंटर। क्लासेज हमारे चलते हैं, काउंसलिंग क्लासेज। हर क्रेडिट हमारा जो जितने एसएलएम है क्रेडिट के रूप में निर्धारित है। कोई 4 क्रेडिट का एसएलएम है हमारा, कोई 6 क्रेडिट का है, कोई 8 क्रेडिट का है। पीजी के जितने क्रेडिट 80 क्रेडिट का है, बीए में उसी तरह 120 क्रेडिट का है। तो हमारा एक क्रेडिट 30 घंटे में निर्धारित है। 30 घंटे मतलब 30 घंटे हमारा ऑडियो विजुअल, काउंसलिंग क्लासेज, जो भी अध्ययन के हमारे साधन हैं उसको मिला के एक